क्या आपको पता है 1973 से पहले इंडिया का नेशनल एनिमल गिर का लायन था, ना कि बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को तो मजबूरी में नेशनल एनिमल बनाया गया था। आज़ादी से पहले इंडिया में अराउंड 80,000 टाइगर्स थे। 1972 तक मात्र 1800। 25 साल में 95% से ज़्यादा टाइगर्स गायब। हंटिंग और जंगल की बर्बादी ने एक एपेक्स प्रेडेटर को एक्सटिंक्शन की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं जंगल के राजा की, जो इंसानों से ही अपने आप को बचा नहीं पाया। कहानी इंडिया के टाइगर्स की। टाइगर इंडिया में पूजा जाता है, माँ दुर्गा की सवारी, जंगल का रक्षक। तो फिर इनको इतनी बेरहमी से मारा क्यों गया? इसकी शुरुआत करी थी मुगलों ने, पर्टिकुलरली सम्राट अकबर ने। अकबर ही था जिसने इंडिया में रॉयल हंटिंग यानी शिकार की प्रथा शुरू करी थी। उस समय पे टाइगर, लायन, चीता जैसे बड़े जानवरों को मारना ताकत का प्रतीक था। जितने टाइगर्स मारोगे उतना ही रुतबा बढ़ेगा। आगे जाके ब्रिटिशर्स आए, उनके लिए तो एक खेल बन गया था। अपने मजे और थ्रिल के लिए ब्रिटिशर्स ने हजारों टाइगर्स को मार दिया। अपने 200 साल के राज में अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे देश के खजाने को नहीं लूटा, बल्कि हमारे देश की शान, टाइगर्स की जिंदगी भी लूट ली। पर मुगल हो या ब्रिटिश, दोनों बाहर से आए थे। हमारे देश की संस्कृति को ना जानते थे, अगर जान भी गए तो मानते नहीं थे। पर शायद हमारे देश के महाराजाओं से तो हम माँ दुर्गा की सवारी, टाइगर्स को बचाने की उम्मीद रख सकते थे? नहीं। 1920 में उमेद सिंह टू, महाराजा ऑफ कोटा ने अपनी रोल्स रॉयस फैंटम पे मशीन गन, स्पॉटलाइट्स और एक लन टका कैनन लगवा दी, सिर्फ इसलिए कि रात को भी शिकार किया जा सके। सोचिए, गाड़ी जो लग्जरी की निशानी थी उसे मौत की मशीन बना दिया गया। और फिर वो नंबर्स जो आज हैरान कर देते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स और पर्सनल लेटर के हिसाब से सुरगोजा के महाराजा ने 1150 टाइगर्स मारे, उदयपुर और जयपुर के राजा ने 500 के आसपास, टोंक के नवाब ने 600। रेवा के महाराजाओं का ट्रेडिशन था कि राज तिलक के बाद 109 टाइगर्स मारने ही हैं, और जयपुर के कर्नल केसरी सिंह ने 1000 से ज़्यादा। टाइगर एक पूजनीय जानवर होने के बावजूद हमारे देश के महाराजाओं ने अपना खोखला रुतबा बढ़ाने के लिए हजारों बेजुबान टाइगर्स को मौत के घाट उतार दिया। 1960s तक टाइगर को मारना एक बहुत ही आम बात हो गई थी। इनफैक्ट ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया था। इंडिया की गवर्नमेंट ओपनली टाइगर हंटिंग प्रमोट करने लगी। टाइगर हंटिंग टूरिस्ट एक्टिविटी बन गया। बाहर के देशों से टूरिस्ट आते सिर्फ टाइगर्स को मारने। यहाँ पर उनका पूरा सत्कार होता, उनके लिए रहने, खाने और हंटिंग के इंतज़ाम किए जाते, और इससे गवर्नमेंट को मिलता खूब सारा पैसा। अब पैसे के सामने किसी को क्या ही दिखता है ना? लेकिन एक आदमी था जिसे ये सब दिखा, कैलाश संखला, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने खुलेआम ये कहा कि हमारे बाघ खतरे में हैं। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समझाना आसान काम नहीं था। पॉलिटिक्स, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इतने सारे इश्यूज थे कि टाइगर्स की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता था। लेकिन संखला ने उन्हें यह दिखाया कि टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि भारत के जंगलों की जान है। अगर टाइगर्स खत्म तो जंगल खत्म, अगर जंगल खत्म तो हमारा फ्यूचर भी खत्म। उनकी मेहनत रंग लाई। 1970 में सरकार ने टाइगर स्किन्स और उनसे बने सब प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया। फिर आया 1971, इंडिया का पहला टाइगर सेंसस। संखला और उनकी टीम ने महीने लगाए, हर जंगल में गए, पग मार्क्स काउंट करे, लोकल लोगों से बात की, और जो नंबर्स निकल के आए वो सुन के सब बहुत चक्के रह गए। एक वक्त था जब हमारे देश में 80,000 से ज़्यादा टाइगर्स थे, और अब सिर्फ 1800। मतलब टाइगर एक्सटिंक्शन की दहलीज पे खड़ा था। ये रिजल्ट देखकर सरकार भी हिल गई, तुरंत एक्शन हुआ। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। इसके तहत टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया गया। और फिर आया 1 अप्रैल 1973। उस दिन शुरू हुआ एक आंदोलन, प्रोजेक्ट टाइगर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने भारत की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कोर्स हमेशा के लिए बदल दिया, और इसके पहले डायरेक्टर बने कैलाश संखला खुद। इसके साथ ही टाइगर को हमारे देश का नेशनल एनिमल भी चुना गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और 8 और टाइगर रिजर्व से हुई,
जो टोटल में 18,278 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते थे। ये पार्क एकदम सोच समझ के चुने गए थे, जहाँ पहले से टाइगर पॉपुलेशन मौजूद थी और जंगल काफ़ी मजबूत था। मकसद था एक ऐसा सेफ हेवन बनाना जहाँ बाघ बिना पोचिंग और इंसान के खतरे के रह सके और फिर से फल फूल सके। कान्हा नेशनल पार्क में एक मिराकल हुआ। 1970 में कान्हा नेशनल पार्क में सिर्फ 66 बारहसिंगे बचे थे। टाइगर वापस तो आए पर उनके लिए प्रे नहीं थी। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रे रिस्टोरेशन एफर्ट से 2015 तक इनकी तादाद 700 पहुंच गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं बल्कि बाकी जानवरों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा था। रणथंबोर के जंगल भी अपनी शान वापस पाने लगे। 2003 में एक टाइग्रेस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने एक 12 फीट लंबे मगरमच्छ को मार दिया। ये टाइगर की दुनिया में भी काफ़ी बड़ी बात थी। उसका वीडियो वायरल हुआ और पूरी दुनिया में लोग टाइगर टूरिज्म के लिए रणथंबोर आने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी टाइगर ने अपने शिकार के लिए नहीं बल्कि अपनी बहादुरी के लिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा हो। प्रोजेक्ट टाइगर का बीज जो 1973 में बोया गया था वो अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था, जिसको देख पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट की तारीफ करने लगी। पर इस पेड़ को अंदर ही अंदर एक पोचिंग की दीमक खा रही थी, खोखला कर रही थी। चाइना में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम पर टाइगर पार्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। टाइगर बोन, स्किन, ऑर्गन सब कुछ के लिए ब्लैक मार्केट में करोड़ों की डील हो रही थी। 1980s तक ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया था। इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क्स, लोकल कॉन्टैक्ट्स और करप्ट ऑफिशियल सब मिलकर टाइगर का शिकार कर रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते पर वो हमेशा एक कदम आगे रहते थे। जिस जंगल में प्रोजेक्ट टाइगर ने उमंग भरी थी, अब वहाँ एक वॉर चल रही थी। 1993 में राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर फतेह सिंह ने रिपोर्ट किया कि रणथंबोर के 45 टाइगर्स में से 20 गायब हैं। पोचिंग प्रोजेक्ट टाइगर के लिए एक जानलेवा बीमारी बन गई थी। पर उस समय ट्रेंड पर्सनल और प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक शॉकिंग न्यूज़ आई। 2004 में सरिस्का टाइगर रिजर्व में ऑफिशियली 16 से 18 टाइगर्स थे। पुराने एस्टिमेट्स के हिसाब से 2003 में 25 से 28 टाइगर्स थे। फॉरेस्ट ऑफिशियल रेगुलरली साइटिंग्स और पगमार्क रिपोर्ट कर रहे थे, पर कुछ स्ट्रेंज था। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स महीने लगाकर भी टाइगर को नहीं देख पा रहे थे। लोकल गाइड्स भी कंफ्यूज थे। कैमरा ट्रैप्स में भी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही थी। जनवरी 2005 में एक शॉकिंग रेवलेशन हुआ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फील्ड विजिट में पता चला ना साइटिंग्स, ना पगमार्क्स और ना किल्ड प्रे के कोई निशान। सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं बचा था। सीबीआई ने 2005 में कंफर्म किया सरिस्का में टाइगर्स को 2002 से मारा जा रहा था और 2004 में आखिरी 6 टाइगर्स को भी मार दिया गया। जब फॉरेस्ट ऑफिशियल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने माना कि वो टाइगर्स के गलत नंबर रिपोर्ट कर रहे थे। ये न्यूज़ पूरे देश में आग की तरह फैल गई। पर यह सिर्फ इकलौती घटना नहीं थी। 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व से भी एक ऐसी ही डिवास्टेटिंग खबर आई। पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में इंडिया का 22वां टाइगर रिजर्व बना था। अर्ली 2000s में पन्ना में अराउंड 35 टाइगर्स थे, पर पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ने यहाँ भी तबाही मचा दी। 2009 तक कंप्लीट एक्सटिंक्शन, 2 कंप्लीट रिजर्व, 0 टाइगर्स। 2006 में इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन घट के सिर्फ 1411 रह गई थी। यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी फैल गई। दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स शॉक में थे। इंटरनेशनल कंजर्वेशन कम्युनिटी में सवाल उठने लगे, क्या इंडिया अपने नेशनल एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकता है? अगर सरिस्का जैसे प्रोटेक्टेड एरिया से टाइगर गायब हो रहे हैं तो कहाँ सेफ है? कैलाश श्रृंखला का सपना कंप्लीटली शैटर्ड। इंदिरा गांधी का विजन कंप्लीटली फेल्ड। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में एक होप की किरण लेके आया था, अब वो एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुका था। टाइगर्स जो पहले से ही खतरे में थे, 30+ साल के प्रोजेक्ट टाइगर के एफर्ट्स के बाद भी बच नहीं पा रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कभी कभी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी हार के बाद ही आती है। कभी कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती के बाद ही अपनी असली ताकत को पहचानता है। क्या रियली प्रोजेक्ट टाइगर फेल हो गया था, या फिर ये सिर्फ एक नए चैप्टर की शुरुआत थी? अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला, कैसे एम्प्टी रिजर्व दोबारा टाइगर्स से भर गए, कैसे इंडिया ने दुनिया को कंजर्वेशन की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी दी।
सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पार्ट 2 में दिखाऊंगा कि कैसे सरिस्का और पन्ना में टाइगर वापस आए और कैसे ये एक फेलियर इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन पार्ट 2।